नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो देहरादून से आ रही है। बीजेपी विधायक महेश नेगी का मामला है। विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की कंप्लेंट पर जांच शुरू हुई। पुलिस ने महिला के पति को शामली से बुलवाया पूछताछ के लिए। मामले में विधायक और उसकी पत्नी से भी पूछताछ जो है वो हो चुकी है। प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। विधायक की पत्नी दर्ज करा चुकी है महिला के खिलाफ फिरौती की एफआईआर। विधायक की पत्नी का यह कहना है कि 5 करोड़ रुपए जो है ये महिला मांग रही थी और इसका कहना है कि 5 करोड़ अगर रुपए दे दिए जाएं तो वो शारीरिक शोषण का जो आरोप लगाया है वो नहीं लगाएगी, लेकिन पैसे नहीं देने पर उसने ऐसा किया है। तो कुल मिलाकर अब इसमें कई एंगल्स आ रहे हैं इस पूरे मामले में। शारीरिक शोषण और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगहों पर ले जाकर करने का मामला सामने आया है। फिर बच्ची के जन्म को लेकर भी सवाल, डीएनए तक की बात हो रही है। विधायक का कहना है कि पहले मामले की जांच हो जाए, उसके बाद में डीएनए कराने को तैयार हूं। जबकि ये लड़की जिस पर आरोप लग रहा है उसका कहना है कि आप जो है बेशक से डीएनए कराइए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में देखें, या तो वैसे कई पहलू हैं। क्या पहले से कोई जान पहचान थी, किसी तरह के कोई ताल्लुकात थे, बाद में शादी जो है होती है या शादी के बाद किसी तरह के ताल्लुकात, अब ये मामला सामने आया तो क्यों आया। महिला जो है अब बच्ची का भी जिक्र कर रही है कि बच्ची जो है विधायक की है, तो फिर उसका क्या आधार है, डीएनए का वो जिक्र कर रही है। विधायक ये कह रहे हैं कि पहले आप पूरी जांच कराइए, उसके बाद मैं डीएनए के लिए तैयार हूँ। क्या विधायक ने अपनी पत्नी को आगे किया, जो ये कह रहे हैं कि लड़की जो है ब्लैकमेल कर रही है, 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रही है, 5 करोड़ रुपए की रकम मांग रही थी आरोप ना लगाने को लेकर। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है और क्योंकि विधायक का जिक्र हो रहा है तो जांच की मांग भी हो रही है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, कई पहलुओं पर जांच जो है पूछताछ भी हुई है, लेकिन फिलहाल ये मामला उलझता हुआ ही नजर आ रहा है। क्या विधायक डीएनए कराएंगे? डीएनए जांच से पहले, क्योंकि वो जांच के बाद का जिक्र कर रहे हैं। और जिस लड़की ने ये तमाम आरोप लगाया, प्रीति बिष्ट इसका नाम है, ये अब सामने क्यों आई है? अगर कई जगहों पर शोषण हुआ, अगर पहली बार जब शोषण हुआ था तब क्यों नहीं उसने इस बारे में जिक्र किया था? और अलग अलग जगहों पर जो है कई शहरों का जिक्र वो करती है कि फलाने जगह पर जो है ऐसे शोषण हुआ। तो फिर आप जो है एक बार, 2 बार, 3 बार, तो क्या आप वहां पर कभी मिलने के लिए गए? उसके बाद ये चीजें हुई सामने और ये जो आरोप लग रहे हैं 5 करोड़ रुपए की रकम मांगने का, इसको लेकर भी जो है अब जवाब स्पष्ट करना होगा कि क्या ये आरोप सही है या नहीं। और अगर 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई तो विधायक की पत्नी को भी स्पष्ट करना होगा कि किस तरह से मांगी गई, क्या प्रूफ उनके पास है। तो फिलहाल ये मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी खबर, महिला की शिकायत पर जांच के आदेश दिए गए हैं क्योंकि मामला देखिए बहुत गंभीर है। न सिर्फ शारीरिक शोषण का है बल्कि कई जगहों पर शोषण करने का आरोप लगा है। विधायक और उनकी पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है और ये मामला उलझता ही जा रहा है। इसी बीच रुड़की से खबर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा का जो मामला है, हरीश रावत 3 कांग्रेस विधायक समेत 200 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ढंढेरा से लंढोरा तक निकाली गई थी बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा। सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। उधर पूर्व सीएम यात्रा के बाद बीमार हो गए हैं। कमर दर्द की शिकायत जो है उन्हें हुई है और अगले कुछ दिन वैसे वो आराम करेंगे, लेकिन मामला दर्ज हो चुका है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के 4 जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिले में ये भारी बारिश होगी। सभी डीएम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। पहाड़ के 2 जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली टनकपुर टू चंपावत नेशनल हाईवे 14 घंटे बाद आवाजाही के लिए खुला। देर रात प्रशासन ने स्वाला के पास सड़क पर आया मलबा हटा दिया। इसके बाद सुबह से रास्तों में फंसे वाहनों को निकाला गया। अल्मोड़ा के सल्ट के बुढ़ाकोट में नदी में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लोग देवता गदेरे में तेज बहाव के बीच फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया।
तेज है यार। तो प्रदेश भर में बारिश के बाद तबाही जारी है और कई जगहों से बेहद ही डरावनी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चमोली के कर्णप्रयाग के पास लगातार भूस्खलन हुआ और बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। पहाड़ी से भूस्खलन लगातार हो रहा है, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। पिछले 3 दिन से ही इस इलाके में पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। बोल्डर और मलबा लगातार गिरने से रोड भी लगातार ब्लॉक हो रही है। हाईवे पर मशीनों के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन बार बार मलबा आने से रोड खोलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे लगातार खतरनाक बना हुआ है, लगातार पत्थर गिर रहे हैं। चमोली में गौचर के पास एक गड्ढे से पहाड़ी भर कर गिर गई। आईटीबीपी कैंप के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रोड ब्लॉक हो गया। पहाड़ी दरकते हुए ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इस दौरान एक कार फंसी, उसे बमुश्किल वहां से निकाल लिया गया और जो लोग थे उसमें सवार उन्हें बचा लिया। 20 दिन बाद पिथौरागढ़ के जौलजीबी से मदकोट तक आवाजाही बहाल हो गई है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डुगरी में करीब 50 मीटर लंबा बैली ब्रिज बना लिया है। इस जगह में बैली ब्रिज 27 जुलाई को आई आसमानी आफत की भेंट चढ़ गया था। इसकी वजह से जौलजीबी से मदकोट तक का इलाका पूरी तरह से कटा हुआ था। साथ ही बीआरओ ने बॉर्डर की इस रोड को किरकुटिया तक भी जोड़ दिया है, जिसके बाद मुनस्यारी से जौलजीबी तक गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकी। बीआरओ के इस पुल के बनने से जौलजीबी से हम लुमती तक पहुंच गए हैं और लुमती में एक बहुत बड़ा स्लाइड है जिसे अगले 2 दिनों में हम क्लियर कर लेंगे। तो हमारी रोड जौलजीबी से सीधा किरकुटिया तक पहुंच जाएगी। किरकुटिया में हमने पीडब्ल्यूडी रोड के साथ लिंक कर दिया है, जिससे मुनस्यारी तक रोड सीधे पहुंच जाएगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में कालीघार जगह वर्षों से लोगों के लिए काल बनी हुई है। पिछले 15 सालों में 50 से ज्यादा लोगों की जान इस कालीघार में सड़क दुर्घटना में जा चुकी है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर कालीधार है, जहां साल 2004 में एक बस खाई में गिर गई थी। इसमें 31 लोग काल के मुंह में समा गए थे। इसके बाद हर साल छोटे मोटे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। साल 2018 में भी शिक्षकों से भरी एक मैक्स खाई में गिर गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर बनाए, साथ ही सड़क किनारे पैराफीड बनाए गए। वहीं लोगों ने अपने चहेतों की याद में मंदिर और स्मृति पटल भी बनाए। फलस्वरूप पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर उन्होंने ब्लैक स्पॉटों को चिन्हीकरण कर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे छोटे छोटे इंटरवेंशंस कर जिससे दुर्घटनाओं पे लगाम लगा है। और इस बार अल्मोड़ा में लगभग 100% हम लोगों ने कंट्रोल किया है, कोई भी मेजर दुर्घटना हुई नहीं है। पिथौरागढ़ से आते समय तीव्र मोड़ और हाईवे पर चढ़ाई होने के कारण सामने से वाहन को आते देख सकरी हाईवे में वाहन चालक अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाईवे से गुजरने वाले चालक अपना अपना तर्क दे रहे हैं। सर यहाँ पर ये है कि एक तो तीव्र ढाल है, दूसरा यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और जहाँ पर आप अभी खड़े हैं यहीं से हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। सर जब हम यहाँ से आते जाते हैं गुजरते हैं तो हमें बड़ी अजीब टाइप की एक फीलिंग हमारे दिल में आती है कि यार यहाँ इस जगह में क्या है, और हमें जो है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमें भय टाइप का होता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में चितई के पास इन स्मृति पटलों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह घटनाएं होती रहती हैं। 2004 में 31 लोग जो हैं काल के मुंह में समा गए थे, जहाँ पूरी बस नीचे खाई में गिर गई थी। इसके साथ ही हर वर्ष छोट मोट घटनाएं यहाँ जरूर होती रहती हैं। 2018 में भी 8 शिक्षकों की मौत इसी कालीधार में हुई थी। चालक आज भी इस कालीधार से गुजरते समय बड़ा डरते हैं, क्योंकि मुख्य कारण यह है कि तीव्र ढाल है। चढ़ाई में आते समय नीचे एकदम अगर वाहन नीचे गिरा तो पूरे नीचे खाई में गिरेगा, किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं है। किशन जोशी, न्यूज 18 अल्मोड़ा। उधर देहरादून के अजबपुर फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में हुए धंसाव के मामले में जल निगम को एनएच का जो नोटिस था उसका जवाब देना है। इधर
बरसात में ये धसाव और ना गहराए, इसके लिए एनएच डिपार्टमेंट ने फ्लाईओवर के इस हिस्से में कोलतार की लेयर बिछा दी। सीवर लाइन बिछाने के लिए जल निगम ने फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के जिस हिस्से में अंडरग्राउंड पाइप डालने की कोशिश की, उस पूरे पोर्शन में फ्लाईओवर के अप्रोच रोड पर करीब 120 मीटर हिस्से में धसाव शुरू हो गया। इस धसाव को देखते हुए खासकर बरसात के सीजन में एनएच डिपार्टमेंट ने इस पूरे पोर्शन में करीब 120 मीटर हिस्से में कोलतार की एक लेयर डाल दी है और इसका मकसद है कि जो बारिश है वो सिंक कर फ्लाईओवर के इस हिस्से में अंदर न चली जाए, क्योंकि इससे फिर फ्लाईओवर के इस पूरे पोर्शन के धंसने का खतरा और भी गहरा जाएगा। एनएच डिपार्टमेंट ने जल निगम को 60 लाख रुपए जमा करने का नोटिस भेजा है क्षतिपूर्ति के रूप में। इसके अलावा इसका जवाब देने को भी कहा है कि आखिर किन हालातों में, किन कारणों से जल निगम ने बिना अनुमति के फ्लाईओवर के इस अप्रोच रोड के अंडरग्राउंड हिस्से में खुदाई कर डाली। आज जल निगम को जवाब देना है। ये देखना होगा कि एनएच के इस नोटिस के जवाब में जल निगम क्या कारण बताता है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। उधर टनकपुर को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बॉर्डर पर जो है बस से लोगों की लाइफलाइन तो है, साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी खासा मायने रखता है। बावजूद इसके ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान ये हाईवे आए दिन बंद हो रहा है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे इन दिनों पटरी से उतरा हुआ है। आलम यह है कि जगह जगह भारी लैंडस्लाइड होने से बॉर्डर की ये लाइफलाइन थम सी गई है। ये अहम हाईवे पिथौरागढ़ और चंपावत जिले को बाकी दुनिया से जोड़ता ही है, साथ ही सामरिक नजरिए से भी खासा अहम है। इसी हाईवे के जरिए सुरक्षा बल चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए जरूरी सामान भी इसी के जरिए पहुंचाया जाता है। दिक्कत तो रोड ब्लॉक होने से बहुत ज़्यादा हो रही है आने जाने में। बाद में फैमिली को लेके आए हैं तो फिर लगेज वगैज है, इस चक्कर में बहुत आने जाने में। ऊपर से पुल जब पार कर रहे हैं तो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, उसका जान मान का खतरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। साथ में बच्चे हैं, हुए हैं, लगेज है, भाग भी नहीं सकते ऊपर से पत्थर। 2016 से इस हाईवे को ऑल वेदर रोड में तब्दील करने का काम चल रहा है। रोड की चौड़ाई 12 मीटर की जानी है और पहाड़ काटने के फेर में 6 से ज्यादा डेंजर जोन बन गए हैं और इसी वजह से वहां पर आए दिन लैंडस्लाइड होता है। 150 किलोमीटर के इस हाईवे में लाख कोशिशों के बाद भी एनएचआई पहाड़ों को दरकने से नहीं रोक पा रहा। काफ़ी कमज़ोर टाइप का बैंड है। एक में पत्थर लगातार जो है कोहिजन लेस हैं, वो गिरते जा रहे हैं और ये जब तक ये स्लोप पूरा अपना मेंटेन नहीं कर पाता तब तक दिक्कत ही रहेगी सर अभी। और दो सीमांत जनपद तो है ही, चंपावत और पिथौरागढ़, साथ ही दो सीमाएं हैं। एक तरफ से नेपाल है, दूसरी तरफ से तिब्बत है। तो ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसलिए इन डेंजर जोन्स के प्रोटेक्शन के लिए हम भारत सरकार से बात भी करेंगे। प्रोजेक्ट को जून 2020 में पूरा होना था, लेकिन जो हालात हैं उससे साल के अंत तक भी इसका पूरा होना संभव नहीं दिखता। ऐसे में हाल फिलहाल तो लाखों लोगों को दिक्कतों से राहत नहीं मिलने वाली। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोरोना ने पर्यटन इंडस्ट्री पर भारी असर डाला है। केंद्र सरकार ने होटल खोलने के आदेश जरूर दिए, मगर राज्य के नियमों ने होटलों के तालों को और पक्का कर दिया। कारोबारियों की मांग है कि पर्यटकों के लिए क्वारंटीन की अवधि 7 दिन की बजाय 3 दिन ही हो। साथ ही होटलों को कोविड सेंटरों के अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। राज्य की सीमा पर ही पर्यटकों का कोरोना टेस्ट करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि नैनीताल डीएम ने साफ किया है कि नियमों के तहत ही होटलों का संचालन किया जा सकता है। फिलहाल तो कई बार सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन लिखित रूप पे दे चुके हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारे विधायक जी से भी हम काफ़ी लंबी बात हुई, उनने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बात करूंगा, लेकिन सरकार कुछ सुनने को हमारी तैयार नहीं है। अगर वो जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो मानक हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने टूरिस्ट प्लान को अंजाम देंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे होटल्स या अन्य एंटरटेनमेंट के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी गाइडलाइंस के अनुरूप ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मनरेगा पहाड़ में रोजगार का एक बड़ा जरिया है और सरकार भी प्रवासियों को मनरेगा से जोड़ रही है। हालांकि पहाड़ में पहले तो मनरेगा में रोजगार मिलने का संकट है। अगर मिल भी रहा है तो मनरेगा के मानकों की वजह से मजदूर खुद इससे दूरी बना रहे हैं।
प्रवासियों के रोजगार के लिए सरकार का बड़ा हथियार मनरेगा योजना पर पहाड़ में सवाल उठने लगे हैं। पहाड़ों पर प्रवासी हो या स्थानीय बेरोजगार मनरेगा की मजदूरी से दूरी बनाने लगे हैं। मनरेगा के तहत न तो मजदूरों को 100 दिन का काम मिल रहा है और न ही ठीक ठाक मजदूरी। मजदूरों की मांग है कि 300 दिन का रोजगार दिया जाए। मनरेगा में एक तो दिहाड़ी कम है और काम तो पूरा ही है। आदमी मेहनत पूरी कर रहा है, पैसा कम है। आदमी 4 लोग खाने वाले हैं तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। नहीं मिल पाता, 100 दिन का रोजगार है इसमें। दरअसल कोरोना से लौटे लाखों प्रवासियों के लिए सरकार की मनरेगा योजना में व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसमें गांव में ही होने वाले कामों में 100 दिन का ही रोजगार देने की बात हो या फिर मजदूरों को पैसे कैसे देने की हो, जिसे लेकर लोग योजना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और जो 100 दिन करते हैं उनको कम से कम 200 दिन करें तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा पलायन रोकने का। इससे सशक्त माध्यम कुछ नहीं हो सकता। और अभी भी जो प्रवासी आ रहे हैं, अगर उनको हमने 100 दिन रोजगार दे दिया, 100 दिन के जैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो ऐसे में फिर उनके सामने भुखमरी का संकट है। सरकार की मनरेगा योजना में हो रही दिक्कतों के बहाने कांग्रेस भी सरकार के लोगों को रोजगार देने की योजना पर तंज कसने लगी है। रोजगार के नाम पर आप मनरेगा की ओढ़नी ओढ़ा करके अपने कर्तव्य को पूरा क्यों समझ रहे हैं? बहुत कुछ करने को बाकी है और आपने जो हमने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। आप केवल मनरेगा का और एक बीरबल की खिचड़ी पक रही है, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की। स्वरोजगार योजना कहीं पे दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? तो मैं कह रहा हूँ कि बीरबल साहब जरा सा नीचे नीचे ले आइए, खिचड़ी की खुशबू हम भी सूंघ लेंगे। बहरहाल मनरेगा की व्यवहारिक दिक्कतों को दूर नहीं किया गया तो योजना सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।